नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज हम हरियाणा करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जनवरी मंथ के नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इसमें हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम 8th ऑफ जनवरी टू 14th ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स। बट इसको शुरू करने से पहले एक बार इस टाइमलाइन के बीच में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 9th ऑफ जनवरी की, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज भारतीय प्रवासी दिवस। प्रवासी यानी वो भारतीय जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, यानी अलग देशों में रह रहे हैं, बट उन्होंने अभी भी इंडिया की सिटीजनशिप को डिनाउंस नहीं किया है, यानी इस कैटेगरी में आप एनआरआईज को रख सकते हैं। और इसे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी, वो साउथ अफ्रीका से वापस लौट कर इंडिया आए थे, राइट। इसके बाद आता है 12th ऑफ जनवरी, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल यूथ डे। और नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेज हैं इस टाइमलाइन के अंडर जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि है कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स सिचुएटेड है या लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी रोहतक में। ये यूनिवर्सिटी रोहतक में फॉल करती है। अगर हम रोहतक की लोकेशन की बात करें तो देखिए, रोहतक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी अदर स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, इंक्लूडिंग दिल्ली के साथ भी ये अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। देखिए, काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जो बहादुरगढ़ है वो रोहतक में फॉल करता है, बट जो बहादुरगढ़ है इन रियलिटी ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है, ना कि रोहतक की। अगर हम बात करें कि दिल्ली को रोहतक से कनेक्ट क्या करता है, तो दिल्ली से रोहतक कनेक्टेड है विद NH9, और पहले इसका नाम NH9 ना होके NH10 था। बट हाल में ही जब इवन ओड वाला कंसेप्ट आया तो उस टाइम पे इसका नाम चेंज करके 10 से 9 कर दिया गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में इस यूनिवर्सिटी में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने रेजिडेंशियल कैंपस इनोग्रेट किया था। देखिए, मैं न्यूज का आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूं, बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूं कि न्यूज आइटम पर से इंपॉर्टेंट नहीं होती है एग्जाम के लिए। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, वो इस न्यूज आइटम में से डिराइव किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि न्यूज सिर्फ पता होना काफी नहीं है, बल्कि आपको उसे थॉरोली समझना जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे इस न्यूज में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, या फिर इसकी जो भी ब्रीफ हिस्ट्री रही है, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है पंडित लक्ष्मी चंद के बारे में, क्योंकि कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं रेफरेंस दूं तो एक क्वेश्चन मैंने देखा था जिसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन से डिग्निटरी को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आप यहां पर इस न्यूज आइटम से इन दो चीजों के बारे में जानेंगे। चलिए पहले यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, और इसका नाम रखा गया था स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। बट बाद में 15 नवंबर 2018 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, राइट। चलिए अब बात करते हैं पंडित लक्ष्मी चंद की, जिसे दादा लक्ष्मी चंद भी कहते हैं, और इन्हें काफी नामों से जाना जाता है, जैसे सूर्य कवि, देन अनपढ़ कवि यानी इलिटरेट पोएट। फिर इन्हें शापित दक्ष के नाम से भी जाना जाता है। शापित यानी कर्स्ड, दक्ष मीन्स गॉड, यानी कर्स्ड गॉड, राइट। अगर हम इनके जीवन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के जाटी विलेज में। इनकी बायोग्राफी यानी सूर्य कवि लक्ष्मी चंद,
ये लिखी थी श्री केसी शर्मा ने। इनफैक्ट केसी शर्मा ने एक और बुक लिखी थी इन्हीं पर, हरियाणा के कवि सूर्य कवि लक्ष्मी चंद 1982 में, जिसके लिए उन्हें हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। राइट, तो ये हैं पंडित लक्ष्मी चंद, जो कि सांग में इनकी बहुत अहम भूमिका है। सांग जो है वो हरियाणा का फोक सॉन्ग है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। पहला स्टेटमेंट है द एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इज सेंसिटिव टू हीट। जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हीट सेंसिटिव है, यानी अगर आप उसे हीट करोगे तो वो वायरस जो है वो मर सकता है या फिर इनएक्टिवेटेड हो सकता है। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो वो कहता है कि WHO के अकॉर्डिंग, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, इट कैन इजीली स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। तो WHO के अकॉर्डिंग ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट ऑफ दिस वायरस इज रेडिली स्प्रेडेड, जो कि गलत स्टेटमेंट है। देखिए गलत क्यों है, क्योंकि WHO को मानना है कि जो ये वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं करता, बल्कि ये पोल्ट्री फार्म्स में से डायरेक्टली ह्यूमंस में देखा जाता है। बट अभी तक ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट की पुष्टि नहीं हुई है। तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत ये है कि इसकी जो मोर्टालिटी रेट है, यानी जो लोग इसको इन्फेक्ट होने के बाद मर जाते हैं, वो मोर्टेलिटी रेट इज अबव 60% एंड दिस इज द कॉज ऑफ द कंसर्न। चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही जवाब होगा A1 ओनली। देखिए कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने इन्फेक्टेड जोन और सर्वेलेंस जोन अनाउंस किए हैं। और ये कैसे अनाउंस किए हैं? जो इन्फेक्टेड पोल्ट्री फार्म्स के 1 किलोमीटर की विद इन फॉल कर रहे हैं उन्हें इन्फेक्टेड जोन बोला है, और जो 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर में फॉल कर रहे हैं उसे हरियाणा गवर्नमेंट ने सर्वेलेंस जोन घोषित किया है। ठीक है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्टर हैं JP दलाल, उन्होंने भी लोगों को हिदायत दी है और उन्होंने कहा है कि जो ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है ये हीट सेंसिटिव है, और जो नॉर्मली हम कुकिंग के लिए टेम्परेचर यूज करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस, इतने में इस वायरस को आराम से मारा जा सकता है। इसलिए उन्होंने जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन्हें हिदायत दी है कि वो पोल्ट्री के हर पार्ट्स को पूरी तरह कुक कर ले। ठीक है, यानी आपको कोई पिंक पार्ट नहीं खाना है। और एग्स की बात करें तो कोई भी रनिंग योक मत खाना, बल्कि उसे खाने से पहले प्रॉपर्ली कुक कर लेना। देखिए जनरली पीपल कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड अलाइव और डेड बर्ड्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड H5N1 बर्ड फ्लू, जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा फ्लू भी कहते हैं। पर WHO का मानना है कि अभी ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ उन्हीं में देखा जा रहा है जिनका इन्फेक्टेड अलाइव या डेड बर्ड्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हाई मोर्टालिटी रेट इन ह्यूमंस। ऑलमोस्ट 60% मोर्टालिटी रेट है, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ कंसर्न अबाउट द स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू। प्रेजेंट फॉर्म में ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन इज नॉट नोन। Human infections have been reported only among people who have handled infected birds or carcasses. एक और फ्यूचर प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर ये वायरस म्यूटेट कर लेगा, in that case it can become easily transmissible from person to person, say by altering its shape to grab human cells much more effectively. और इस सिचुएशन में इट कैन पोटेंशियली कॉज अ पेंडेमिक, यानी ये एक पेंडेमिक बन सकती है इन फ्यूचर, इन केस जो वायरस है वो अपनी शेप को बदल ले या कोई भी जीन ऑल्टरेशन करके पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होने की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है उसे इनकलकेट कर ले। इन दैट केस इट विल बी अ ट्रबल फॉर अस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। पहला स्टेटमेंट है कि ट्रांसजेंडर पर्सन इज डिफाइंड एज द वन
whose gender does not match the gender assigned at birth। यानी ट्रांसजेंडर पर्सन को डिफाइन किया गया है एज दोज पीपल जिनका जन्म के समय में जो जेंडर असाइन किया गया था और जो आज उनका जेंडर है वो मैच नहीं करता। राइट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट अ पर्सन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है कि जो उनकी रिकॉग्निशन है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के बेसिस पर होगी जिसे इशू किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। देखिए, इस पॉइंट में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि पहले ये बोला गया था कि इस सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। ये जो ड्राफ्ट बिल था उसमें बोला गया था, बट इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया जिसकी वजह से एक्ट में ये मेडिकल एग्जामिनेशन वाले क्लॉज को ड्रॉप कर दिया गया। राइट, तो आपको बस ये ध्यान रखना है इसका क्रिटिसिज्म। अदरवाइज जो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अभी भी किसी भी इंसान को अगर ट्रांसजेंडर की रिकॉग्निशन चाहिए तो उसे वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी लेना होगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अंडर द एक्ट अ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस यानी एनसीटी विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, जिसके अकॉर्डिंग सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। आप कॉन्टेक्स्ट देख लीजिएगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की। सबसे पहले देखते हैं कि एक्ट में डेफिनेशन क्या दी गई है। सो द एक्ट डिफाइंस अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज वन whose gender does not match the gender assigned at birth। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है या फिर कहिए कौन कौन इंक्लूडेड है। इसमें इंक्लूडेड है ट्रांस मेन, ट्रांस विमेन, persons with intersex variations, gender queers, persons with socio-cultural identities such as Kinner and Hijr। इस एक्ट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांसजेंडर पर्सन के पास होगा राइट टू रिसाइड एंड बी इंक्लूडेड इन हिज हाउस होल्ड। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि अगर ट्रांसजेंडर इंसान किसी के घर पैदा होता है उसे घर से निकाल दिया जाता है, बट इन दैट केस गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दी है कि उस इंसान को राइट टू रिसाइड दिया जाएगा, वो अपने ही घर में रह सकता है। दूसरी बात, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एंटिटी उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती इन एम्प्लॉयमेंट मैटर्स, रिक्रूटमेंट और प्रमोशन दोनों में ही। यानी दे हैव राइट, जो हमारा आर्टिकल 15-16 है, राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वो दोनों के दोनों राइट्स उनको इंश्योर किए जाते हैं। तीसरा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय रेलेवेंट गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कोई भी अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो उन्हें वहां पर एजुकेशन, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज इन सब का हक है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और गवर्नमेंट ने उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे अलग से HIV सर्वेलेंस सेंटर्स और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज। अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी लेना होगा जिसमें उनका जेंडर इंडिकेटेड होगा। और जो रिवाइज सर्टिफिकेट है वो सिर्फ तभी लेने की जरूरत है जब कोई इंसान सर्जिकली अपना जेंडर चेंज करवाता है। और इस एक्ट के अंडर कुछ ऑफेंसेस रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जो कि हैं फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर्स, डिनायल ऑफ यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस, रिमूवल फ्रॉम हाउस होल्ड एंड विलेजेस, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज। यानी इन सभी एक्ट्स को ऑफेंस माना जाएगा और इन ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज भी होंगी, वेरिंग बिटवीन 6 months एंड 2 years की इम्प्रिजमेंट और साथ में फाइन। ये जो एक्ट है इसको बेसिकली मतलब काफी पॉजिटिव नोट पे लिया गया है, बट इसके साथ साथ इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। जैसे इस एक्ट में ना अभी तक रिजर्वेशन की बात नहीं की, जबकि हम सब जानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स आर हाईली मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट स्टिल
This act is silent about reservations to transgenders. So this is the criticism. देखिए इसी के अंडर नेशनल काउंसिल फॉर जेंडर पर्सन एनसीटी भी स्टेब्लिश की जाएगी। तो इसकी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए। जो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस है वो इनके चेयरपर्सन होंगे। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो इस कमीशन के वाइस चेयरमैन होंगे। और इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं उनमें होंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस और एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ, एक होम अफेयर से और एक एचआरडी मिनिस्ट्री से। इसके साथ साथ इसमें नीति आयोग के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे और एनएचआरसी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स विल आल्सो बी रिप्रेजेंटेटिव्स। और काउंसिल ने यह भी बोला है कि इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 5 मेंबर्स भी होंगे और 5 एक्सपर्ट्स फ्रॉम एनजीओज विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर दिस कमीशन। तो आप इसकी कंपोजिशन देख लेना। और इनफैक्ट अगर आपसे कोई पूछे कि एनसीटी की इस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के अंडर हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट के अंडर ही इसे इस्टेब्लिश किया गया है और इस हिसाब से ये हुई एक स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question says, recently Haryana government has set a target of dash for sex ratio at birth per 1000 boys in 2021. What is it? देखिए हाल में ही जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने 2021 के लिए SRB का एक टारगेट सेट किया है। आपको बताना है कि वो टारगेट क्या है। इज इट 935 प्लस, 950 प्लस, 900 प्लस या 1000 प्लस? देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो ना तो आप इस क्वेश्चन को ना विद एलिमिनेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो अगर आपको हल्का सा आइडिया हो कि लास्ट ईयर अभी तक जो है वो 923, 922 इस फिगर्स के अकॉर्डिंग चल रही है तो एक रीजनेबल टारगेट क्या हो सकता है? ऑब्वियसली 1000 प्लस तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। और हम इससे पीछे भी नहीं जाएंगे तो सी भी नहीं हो सकता कि 900 हम लोग कम तो नहीं करेंगे। अब है 935 और 950। 950 जो है वो काफी ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट आपको ये समझो 25 पॉइंट्स का बढ़ना बहुत ज्यादा बढ़ना होता है। इसलिए जो मोस्ट रीजनेबल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 935 प्लस। ठीक है। अगर न्यूज आइटम की बात करें तो हरियाणा ने हाल में ही जो 20-20 का टारगेट था उसे अचीव कर लिया है। डेटास के अकॉर्डिंग अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वलिटी स्टूड एट 922 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन 2020, जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है क्योंकि 2019 की बात करें तो इट वाज 923। देखिए इसमें आप ध्यान रखना कि हम बात सेक्स रेशियो एट बर्थ की कर रहे हैं। इसे बेसिकली हम ईयर वाइज डिस्कस करते हैं, राइट। जो हमारी सेक्स रेशियो की हम बात करते हैं उसे सेंसस में इंक्लूड किया जाता है जिसमें पूरे 10 साल की बात कर रहे होते हैं। बट सेक्स रेशियो एट बर्थ इज समथिंग विच वी डील ईयर ऑन बेसिस, राइट। और एक बार अगर डेटा की बात करें तो देखिए 2014 में हमारे यहाँ पे 871 गर्ल्स पर 1000 बॉयज थी और वही फिगर 2020 में बढ़ के 922 हो गई। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें फिलहाल सबसे हाईएस्ट एसआरबी है यानी 949, जो कि पिछले साल करनाल में थी। यानी इस साल करनाल जो है वो 908 से स्लिप होकर 900 पर चला गया और सिरसा जो कि पहले 920 पे था वो एनहांस होकर 949 पर आ गया। तो हाल फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेक्स रेशियो एट बर्थ में टॉप कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल में ही भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विसेज लॉन्च की हैं ऑन 14th of January अंडर उड़ान स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक। आपको बताना है कि इस सर्विस का रूट क्या है। ऑप्शंस हैं दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू गुरुग्राम, चंडीगढ़ टू हिसार या चंडीगढ़ टू अमृतसर। देखिए आप सब जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे जो पहला एयरपोर्ट बन रहा है वो हिसार में बन रहा है, राइट। अगर आपको इतना भी पता है तो आप इसका सही जवाब लगाएंगे क्योंकि एयर टैक्सी सर्विस जो भी होगी वो चंडीगढ़ यानी हमारी स्टेट कैपिटल से उस एयरपोर्ट तक की ही होगी। यानी सही जवाब है ऑप्शन सी।
And this has happened for the first time in the country that a small aircraft in form of air taxi is being used for services. और दूसरे फेज में जो सर्विसेज दी जाएंगी वो हिसार से देहरादून होंगी और तीसरी फेज में चंडीगढ़ से देहरादून और हिसार से धर्मशाला, ये रूट्स भी तैयार कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा को एज ए ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया है। देखिए, अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो प्लीज इसे मार्क मत करना, क्योंकि ऑप्शंस बहुत पास हैं। आप एक बार देखिए, गो ग्लोबल अप्रोच, ग्लोबल गो अप्रोच, ग्लोबल ब्रांड अप्रोच, गो ग्लोबल ब्रांड अप्रोच। इनफैक्ट जिसको थोड़ा थोड़ा पता होगा वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। इन दैट केस आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आप जो भी पढ़ो उसे ध्यान से पढ़ो, राइट, और दूसरा टेक अवे ये है कि अगर आपको नहीं आता तो प्लीज यहां पर आप गेस वर्क ना करें, राइट। कुछ क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए ताकि एटलीस्ट हम अपने आप को नेगेटिव से बचा सके, राइट। तो ये वो क्वेश्चन है जो अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप प्लीज छोड़ दें, राइट। और इसका सही जवाब अगर मैं आपको बताऊं तो वो है गो ग्लोबल अप्रोच, यानी ऑप्शन ए। हरियाणा गवर्नमेंट में हाल में ही ये गो ग्लोबल अप्रोच अनाउंस की है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऑफिशियल से कहा है कि आप हरियाणा में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करें। So the Haryana CM has directed the concerned officers of Haryana Foreign Cooperation Department to identify potential investors across the world in order to establish Haryana as a global brand through Go Global Approach। और जो ये डिपार्टमेंट है हरियाणा फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, इसको भी हाल में ही बनाया गया है, जो कि काम कर रहा है टुवर्ड्स प्रमोटिंग हरियाणा एज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड एज वेल एज डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग टाइज विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड हरियाणवी डायस्पोरा फॉर द इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द रीजन। और इसका एम क्या है? इसका एम बस यही है कि स्टेट को इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड टूरिज्म का एक हब बनाना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद एन एम टू मेक यूथ अवेयर ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन कॉलेजेस। यानी हमारे जो यूथ है उन्हें ट्रैफिक रूल्स और नेचर से अवगत कराने के लिए इनमें से कौन से सेंटर्स कॉलेजेस में खोले जाएंगे। अगेन मैं आपसे यही कह रही हूं, अगर आपको पता है तो ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इसमें गेस वर्क ना करें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। ऑप्शंस है नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर, नेचर एंड ट्रैफिक लर्निंग सेंटर, ट्रैफिक एंड नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और ट्रैफिक एंड नेचर लर्निंग सेंटर। देखिए मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट किए हैं ताकि आपको याद हो जाए कि इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर। देखिए मैंने क्वेश्चन में लिखा ट्रैफिक रूल्स एंड नेचर, बट एक्चुअल में जो सेंटर है वो है नेचर एंड ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन सेंटर, राइट। चलिए इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है प्रीति कौशिक ऑफिशियल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।